यानी बी का क्यू, ठीक है। बी क्या है साहब? बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बैंक बोर्ड ब्यूरो। यह भी एक हमारा बैंकिंग सिस्टम का ही पार्ट है। हमारे जो बैंकिंग प्रणाली है, खासतौर पे बैंकिंग जो हमारे सिस्टम है, इस बैंकिंग सिस्टम में खासतौर पे यदि हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें यानी पारदर्शिता, तथा जो हमारी बिहेवियरलिज्म होता है जिसको हम व्यवहारिक गतिविधि की बात करें, तो इसको लेकर के भारत में यदि देखा जाए तो 2016 में जो थी, सबसे पहले उस समय 2016 में 2016 में विनोद राय जी के नाम आपने सुना होगा। विनोद राय ये थे उस समय यदि बात किया जाए ते पर्यवेक्षक तथा कह सकते ऑडिटर हेड थे भारत के, और इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले बात हम कह सकते हैं कि भारत में 2016 में एक संगठन लाया गया, या एक कह सकते हैं स्कीम्स कह सकते हैं, एक बोर्ड की गठन की गई जिसका नाम था BBB, बैंक ब्यूरो बोर्ड या बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं इसमें जो स्टडी हमें मेन करना है यह था कि बैंकिंग सिस्टम में जो हमारा ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, इस ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, तथा बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा कस्टमर रिलेशंस होता है तो उसके अंतर्गत जो हमारा बिहेवियरलिज्म होती है, बिहेवियरलिज्म की बात की। उसके अलावे भी हम कह सकते हैं कि हमारा पब्लिक सेक्टर जितने भी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, तो कॉमर्शियल बैंक ध्यान देंगे, और प्राइवेट जो हमारे बैंक्स हैं, ये दोनों की जो फीचर्स होता है तथा दोनों की जो वर्किंग एक्टिविटीज़ होता है, ये वर्किंग एक्टिविटीज़ को एक समरूप बनाने के लिए एक सबसे पहली बार प्रयास की गई, और उस प्रयास को नाम दिया गया BBB, बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्लियर हो गया। अभी वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो इसमें जो नया जो डेटा आई है, इसमें 6 सदस्य के साथ भारत सरकार जो है अगले 5 वर्ष में कुछ बैंकों को टारगेट दिया है, और यह टारगेट है कि 18,000 करोड़ का इसे निवेश जो होगा ये लाना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, खास तौर पे यदि हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंकों को इसमें निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए यानी आकर्षित करने के लिए एक टारगेट दिया गया है कि आगे 5 साल, मान लीजिए अभी 2023 चल रहा है, और यदि पिछले साल के हम डेटा की बात करें तो 2022 से लेकर 2027 के बीच में इन्हें लगभग 18,000 करोड़ रुपया का इसे इन्वेस्ट का एक दायित्व दिया गया है कि आप इतना का आपको जिम्मेवारी दी जाती है कि आप इस चीज़ों को फुलफिल करेंगे। इज इट ओके? तो एक छोटा सा ये पार्ट हो जाती है हमारे बैंकिंग सिस्टम में। एक बैंक बोर्ड ब्यूरो भी एक पार्ट है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेसल नॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिखेंगे BBB क्या है। भाई देवी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो जल्दी से करेंगे। BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो लिखेंगे। बैंकिंग प्रणाली के ढांचे, बैंकिंग प्रणाली के ढांचे, बैंकिंग प्रणाली के ढांचे को पारदर्शी तथा व्यवहारिक बनाने के लिए, पारदर्शी तथा व्यवहारिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया जिसका अध्यक्ष विनोद राय को बनाया गया, जो विनोद राय को बनाया गया, जो पूर्व महालेखा परीक्षक, जो पूर्व महालेखा
परीक्षक रह चुके थे। बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े प्रशासनिक निर्णय लेगा। इंग्लिश हो जाएगा टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑन पब्लिक बैंक्स थ्रू BBB हो गया, यानी प्रशासनिक निर्णय लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा। इसका कार्य इन बैंकों के प्रमुख मतलब इसके चेयरमैन, इसका कार्य इन बैंकों के प्रमुख अधिकारियों तथा बैंक अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। अगला पॉइंट, यह 6 सदस्यीय बोर्ड है। यह 6 सदस्यीय बोर्ड है जिसमें 3 सदस्यों का चयन केंद्र सरकार करती है तथा 3 सदस्यों की नियुक्ति निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा, प्राइवेट बैंक्स, निजी क्षेत्रों के बैंकों द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में अगले 5 वर्षों में 18,000 करोड़, अभी वर्तमान में 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ का निवेश के लिए BBB को कई दायित्व सौंपा गया है। क्लियर हो गया? कॉपी बंद। बताइए बीबी का फुल फॉर्म, तीनों बी का फुल फॉर्म बताइए। आप बताइए बाबू। बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। चलो भाई, इसमें कितने सदस्य हो? सब लोग मिलकर बताओ। 6 सदस्य। 6 सदस्य में कितने सदस्यों को केंद्र सरकार नियुक्त करती है? और 3 सदस्य कहाँ से आते हैं? निजी बैंक से आते हैं। कह सकते हैं ना। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? विनोद राय। कौन थे? एक से महालेखा परीक्षक यानी एक्स, है ना। ऑडिटर जनरल कह सकते हैं, है ना। पहली बार BBB का गठन कब हुआ? 2016 में। अभी इसकी जिम्मेवारियां क्या दी गई है? 18,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की इसकी जिम्मेवारियां सौंपी गई है ना, अगले 5 वर्षों में। तो BBB की स्थापना करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? ट्रांसपेरेंसी तथा बिहेवियरलिज्म को जन्म देना। यही हुआ ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ? पारदर्शिता। और बिहेवियरलिज्म मतलब व्यवहारवाद, ठीक है। कहाँ पर इसकी यूज होगी? और इसकी मुख्य यदि कारण देखें तो क्या था?
कि जो भी हमारा बैंक होता है तो बैंक के जितने भी कह सकते हैं ऑफिसर्स होते हैं तथा जितने भी इसके चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति करने का भी अधिकार इन्हीं को दिया गया या कह सकते हैं जिम्मेवारी यहाँ सौंपी गई है। मैंने क्लियर हो गया। तो ओवरऑल यदि देखा जाए एक बार फिर से आप देख लीजिएगा तो इसमें क्या क्या हुआ, तो लास्ट में हमने क्या देखा, अधिकारी तथा अध्यक्ष की नियुक्ति ये करता है। अधिकारी तथा अध्यक्ष, अधिकारी मतलब ऑफिसर्स है ना, और अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, इसकी नियुक्ति ये करता है। मैंने क्लियर हो गई। इससे रिलेटेड एक छोटा सा आपको टॉपिक आता है, कोर बैंकिंग सर्विस के नाम सुना होगा या सॉल्यूशन के नाम सुना होगा, सुना है? सीबीएस नाम सुने हैं? आपके गांव टोला मोहल्ला में सीबीएस ब्रांच खुला है? अरे एसबीआई का सीबीएस ब्रांच छोटे नहीं देखे हो, पीएनबी का, केनरा बैंक का। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साहब? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका काम होता है। ठीक है, एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है क्या, यदि एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए। हाँ बाबू, हैं? कस्टमर सर्विस। अच्छा, और वो जुड़ता है किससे? सीबीएस से जुड़ता है। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे देश में बैंक्स हैं वे सारे, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पर सीबीआई है, यहाँ आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, इंडियन बैंक, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, मान लिया जाए यहाँ पर एक्सिस बैंक है ना, आईसीआईसीआई बैंक है, सारे सब बैंक हैं। ये सभी क्या होते हैं साहब, ये सभी बैंक जो होते हैं एक दूसरे से हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये सभी की बात करें तो सभी का जो सर्वे एक होता है, सर्वर जो कहते हैं, एक जगह एक काम करते हैं। क्लियर हो गई, जिससे कि हर बैंक से आप रिलेटेड अनेक प्रकार के एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फंड का ट्रांसफ़र करना, है ना। जैसे आपका कभी कभी होते हैं कि जैसे आप चेक का भी आदान प्रदान करते हैं ना, तो जब हम इंटरनेट के माध्यम से हम अपने ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका पैसा है, खाता है, किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र आप कर देते हैं, दूसरे ब्रांच से जाकर अपने विथड्रॉ कर लेते हैं, कहीं जाकर के आप डाल देते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अब आप जिस जहाँ पर आपकी खाता खुली है वहीं पर जाके पासबुक प्रिंट होता था, सुने थे, यही होता था। अब क्या होता है कि उस पर एगो बार कोड साट दिया जाता है, पासबुक में आप देखिएगा एगो बार कोड साट दिया जाता है, और हो सकता है कि आपको खगड़िया में घर होगा और उसमें भी एगो गांव में घर होगा। मान लेते हैं आज पटना के आप यदि स्टेट बैंक का आपका है खाता, तो आप स्टेट बैंक में जाइए, वहाँ पर प्रिंटिंग मशीन लगा हुआ है, एटीएम की तरह ही मशीन होता है, और जहाँ पर आप अपना पासबुक डालेंगे आपको तुरंत प्रिंट करके दे देगा, है ना। तो ये सभी किसके पार्ट हो गए, ये सभी पार्ट किसका है, सीबीएस का है। क्लियर हो गई। मतलब कहीं से भी आप इंटरनेट के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के बैंकिंग के जो भी आपके पास प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं वे सारे गतिविधियों को आप आराम से कर सकते हैं। इससे फ़ायदा, 2-3 फ़ायदा भी हैं। इससे सबसे पहली फ़ायदा यदि देखा जाए तो समय का बचत है, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर का जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आने जाने या इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते थे या प्रॉब्लम जो क्रिएट होते थे, ये भी उनके पक्ष में हो गए हैं कि अब ये करना नहीं पड़ेगा। तो एक स्मूथ सर्विस देने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइज करें, इस फैसिलिटी का प्रयोग करें और कम से कम समय में वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। बैंकिंग सिस्टम इस पर भी काम कर रही है। इज इट ओके। तो ये क्या कराता है, हमारा सीबीएस कराता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन आपको मिलेगा किससे, कोर बैंकिंग से। कोर बैंकिंग मतलब सारे बैंक क्या हैं, जुड़े हुए हैं। मैंने क्लियर हो गई। यानी इसका जो क्षेत्र जो है, इसका जो एरिया है, कोर मतलब कह सकते हैं एरिया, तो बैंकिंग के जो एरिया है आज के डेट में वो बहुत क्या हो गया है, वास्ट हो गया है, कह सकते हैं। यानी आज के डेट में बैंकिंग का जो एरिया है बहुत विस्तृत हो गया है, और विस्तृत के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, इसे हम कहीं ना कहीं फुलफिल करने में समर्थ हो जाते हैं। इज इट ओके। तो लिखेंगे सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। लिखेंगे कोर बैंकिंग समाधान बैंक द्वारा, कोर बैंकिंग समाधान बैंक द्वारा, कोर बैंकिंग समाधान बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई
उपलब्ध कराई गई एक बैंकिंग सेवा है। एक बैंकिंग सेवा है यानी ये आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक बैंकिंग सेवा है जो कि इंटरनेट पर आधारित होता है, जो कि इंटरनेट पर आधारित होता है। इसके माध्यम से खाते से संबंधित लेन देन, इस माध्यम से खाते से संबंधित लेन देन देश भर के किसी भी शाखा में या शाखा से या कंप्यूटर लैपटॉप के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किया जाता है। कोर बैंकिंग के अंतर्गत सभी बैंक इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आपका मोबाइल भी जुड़ गया होगा, है ना? बाय द वे आप दोस्त को कहो कि यार इतना पैसा दो, तो यार पॉकेट में तो पैसा नहीं है लेकिन अकाउंट में है, तो क्या दिक्कत है, पे फोन कर दो, गूगल कर दो। अब किसी भी तरह से आप बहाना बना के नहीं निकल सकते। पहले होता था कि भाई पैसा पॉकेट में नहीं है, अकाउंट में है, तब जाएंगे तब न निकालेंगे, है ना? अब कहिएगा चले मैंने, तो आजकल के दोस्त वो भी हो गए कि पटक के मोबाइल छीनेंगे, अब देखेंगे इसमें फ़ोन पे है, गूगल पे है कि नहीं। अच्छा, लो देखा ना, अब वो दोस्त नहीं रहे जो पहले का आप दोस्त सोच रहे हैं, उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। लो अब नेफ्ट पे आ गया ना, अब कुछ नहीं कर सकते। अब आपके दोस्त उस लायक हो गए, वो नहीं हुए, बल्कि उनको इस सिस्टम ने इतना आसान बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया कि आप कितनों एक्सक्यूज करते रहो, लेकिन किंतु परंतु कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका खर्च होना है तो होना है, कन्फर्म हो जाओ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंजूसी से काम नहीं चले कि कुछ लोग होते हैं जरूर से ज़्यादा कंजूस, ठीक है। कुछ लोग होते भी है कंजूस, माथा पटक के मर्जी है कश्मीर ना मिली, सुना है ना? हाँ, वो तो आपको सुरक्षा के तहत लेके जाते हैं। अब देखो भैया, अब इसके बाद हम लोग इस पे डिस्कस कर भी रहे थे, वह था हमारा बेसेल नॉर्म। क्या था हमारा? बेसेल नॉर्म्स हम लोग बात कर रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पाए थे। तो देखिए बेसेल नॉर्म्स है क्या। बेसेल नॉर्म्स के बारे में बताया था कि बेसेल सबसे पहले यदि देखा जाए तो बेसेल जो है, हाँ जी, बेसेल एक शहर है, ठीक है, और जो शहर है ये आपका स्विट्जरलैंड में है, यह एक स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इस बेसेल शहर में सबसे पहली बार 1988 में 1988 में, ठीक है, जो इतने भी ग्लोबल बैंक थे या इंटरनेशनल कह सकते हैं, ग्लोबल जो बैंकिंग चल रही थी, एक ग्लोबल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, सारे देश के बैंक के जो गवर्नर होते हैं, उनका यहाँ पर एक साहब संगोष्ठी हुआ था, ऐसे कह सकते हैं। क्या हुआ था? संगोष्ठी हुआ था, या कह सकते हैं कि बैठक हुई थी। और बैठक होने के पीछे एक मात्र कारण थी
कि विश्व में यदि देखा जाए तो बैंक जो थे, दुनिया के जितने भी बैंक थे, वे सारे बैंक कहीं न कहीं बैंकरप्ट होने के कगार पर आ ही जा रहे थे। बैंकरप्ट समझते हैं ना, दिवालिया। और हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो थी, केंद्रीय बैंक का बैंकरप्ट होना कहीं न कहीं देश का, उस देश का दिवालिया होने को दर्शाता है। मानते हैं, उस देश को दिवालिया होने को दर्शाता है। तो यह एक चुनौती जो बन रही थी, इस चुनौती से निपटने के लिए विश्व के जितने भी देश थे, विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि विश्व के बैंकों को कैसे बचाया जाए तथा देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश को दिवालिया होने से कैसे बचाया जाए। यह चुनौतियां बनी थी और इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगोष्ठी की जाती है और अंततः बेसेल शहर में ही ये पूरी की पूरी गतिविधियों का अंजाम दिया जाता है। और यहीं से जो कानून बना, यहीं से जो नियमावली बने, इस नियमावली के नाम पर ही इसको बेसेल नॉर्म्स नाम दिया गया। तो पहला एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बेसेल क्या है, तो बोलिएगा कि बेसेल एक शहर है जो स्विट्जरलैंड में है। क्लियर हो गई। अब इस आधार पे हमारे पास बेसेल नॉर्म्स बने। तो पहला जो हमारा बेसेल नॉर्म्स बना था, पहला यदि बेसेल नॉर्म्स की बात करें तो पहला बेसेल नॉर्म्स जो बना था बाबू, वो 1988 में बना। कब बना? 1988 में। और इस समय कहा गया कि आपका रिस्क वेटेड जो एसेट होगा, यह आपको 8% लेकर के चलना होगा। क्लियर हो गई। इसके लिए हमने दिया सबका अपना बैंक। क्या है? सबका अपना बैंक। एक मान लिया आप सभी का अपना बैंक होगा, हमारा भी बैंक है, आपका बैंक है ना। आप आजकल लोग पर्स में भी पैसा रखते हैं, मोबाइल के अंदर में भी रखते हैं, कुछ किताबों में भी रखते हैं, है ना। लेकिन अब इतनी ज़्यादा किताब हो गई कि किताब में पैसा हो सकता है दुकानदार तक चल जाए, 4 रुपये किलो। इसलिए अब किताब में पैसा नहीं रखने का, ठीक है। तो सबका अपना बैंक। अब इसी पे हमने 3 गो एग्जाम्पल तौर पर समझाया था कि मान लिया जाए यहाँ पर एक इंसान को ले लीजिएगा, है ना, कि एक ऐसा इंसान है जो खुद को राजा समझता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने आप को उद्योगपति है या उद्योग चलाता है। एक ऐसा व्यक्ति को ले लीजिएगा पक्का बेरोजगार रहा होगा, ठीक है। अब होता है इस तरह से लोगों को हमारे बैंक जो होता है लोन देता है। बैंक हमारी जो होती है लोन देने का प्रोसेस होता है। लोन दे करके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज का सुदृढ़ भी कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के जो व्यक्ति को जो लोन देने की बात हो रही है, तो ये बैंक का नाम है सबका अपना बैंक, यानी सबके बराबर ये लोन देगा। तो राजा नाम के व्यक्ति जो है बैंक में जब अप्लाई किया तो मान लेते हैं कि इन्होंने 100 करोड़ रुपया का लोन की बात किया। उद्योगपति भी को भी 100 करोड़ रुपया की बात किया। बेरोजगार भाई साहब थे, इनका कहा कि ठीक है आप भी 100 करोड़ ले लो, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा ले लेंगे। अब होता है कि जो राजा होते हैं इनसे कवर और रिकवर करना थोड़ा कुछ आसान हो जाता है। तो मान लेते हैं कि 100 करोड़ हुआ, इसे मान लिया जाए कि 30% बैंक के मान के दे रहा है कि लगभग 70 करोड़ रुपया तो आ जाएगी। 30 करोड़ रुपया हो सकता है कि इनसे रिकवर नहीं हो सकता, मान के हम चलेंगे। उसके बाद उद्योगपति पर भी इन्होंने मान के चला कि 30% हमारा रिकवर नहीं होने वाला है। और बेरोजगार पे सबसे ज़्यादा हम रिस्क लेकर के चलेंगे तो मान के चलते हैं कि 50% यहाँ से रिकवर नहीं होने वाला है। तो सबका अपना बैंक जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यही हुआ था पहला बेसेल नॉर्म्स में कि जो आप ऋण दे रहे हैं, तो जो आप ऋण दे रहे हैं साहब, ये ऋण में सबसे पहले आपको एक रिस्क लेकर के चलना होगा और रिस्क को कवर करने के लिए भी आपको बहुत सारे कदम उठाने होंगे कि यदि ऐसा होता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसको लेकर के सबसे पहले कानून की निर्माण की गई थी। तो मान लिया जाए कि एक राजा नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर उद्योगपति है। यहाँ पर हमने कहा कि हम 100 करोड़ रुपया तो आपको ऋण दिए हैं साहब, लेकिन इससे मान के हम चलते हैं कि 30% हमको आने वाला नहीं है। मतलब यदि हम रिकवरी, या पहले हम इसकी बात कर लेंगे, तो हमने टोटल कितना दिया साहब, टोटल हमने लोन कितना दिया, यानी टोटल लोन इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ प्लस 100 करोड़ प्लस 100 करोड़ इक्वल टू
300 करोड़। अब हुआ कि हम इसमें रिस्क कितना लेकर के चल रहे हैं, तो टोटल कहा 30% और 50%, यानी हम रिस्क जो का लेकर चल रहे हैं कि बाजार से इतना नहीं आने वाली है, उसमें हमने देखा कि 30% का मतलब 30 करोड़, वहाँ भी 30% का मतलब 30 करोड़ और 50% का मतलब 50 करोड़, यही ना होगा। यानी मोटा मोटी यदि देखा जाए तो 50 और 60 110 करोड़, यही हुआ ना। मतलब टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वह 300 करोड़ का है और टोटल जो हम रिस्क लेकर के चल रहे हैं 110 करोड़। अब इसको यदि आप घटाते हैं तो 190 करोड़ हुआ, ये ना हुआ 190 करोड़, देख सकते हैं। तो 190 करोड़ जो है हमारा रिकवर हो सकता है, ये हम कन्फर्म हो गए। लेकिन बचा हुआ जो हमारा पार्ट 110 करोड़ है, ये मान कर चलते हैं कि बाजार से आने वाला नहीं है। हो सकता है कि ये एनपीए का शिकार हो सकता है। और मायने सी बात है कि जब किसी भी देश का पैसा मार्केट में डूबेगा तो ये तो कन्फर्म रहिएगा कि उस बैंक को भी कहीं ना कहीं समस्याएं क्रिएट होगा, वित्तीय संकुचन आएंगे। तो ऐसे संकुचन से बचने के लिए, ऐसे परिस्थिति से बचने के लिए कि जो आप ये रिस्क लेकर चल रहे हैं, हम यदि रिस्क को भी लेकर चल रहे हैं तो ये हो भी जाता है, आ गया तब तो भगवान की कृपा, नहीं आया तो तुम पहले से मान के चल रहे थे कि इतना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। तो ये यदि आप पहले से मान के ऑलरेडी चल रहे हैं तो ये जो आपने ऑलरेडी पहले रिस्क लिया था, इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। इसी को हम लोग आगे जा करके पढ़े रिस्क वेटेड एसेट। तो ये जो टोटल हमने रिस्क लिया, हमने कितना का रिस्क लिया, तो हम टोटल एसेट हमारा कितना था, 300 करोड़ था। कितना था, 300 करोड़ था। 300 करोड़ का हमने रिस्क वेट कितना लिया, 300 करोड़ का हम 110 करोड़ का हम रिस्क वेट लिया। मेरी समझ में आया। तो यदि इससे हम पहले ही नियमावली के तहत चले होंगे तो मायने सी बात है कि हमारा देश का न तो बैंक डूबेगा और न ही देश की सरकार डूबेगी और न देश दिवालिया होगा। मैंने क्लियर हो गई। तो इसको लेकर के यहाँ पर लाई गई, इसमें कुछ और फॉर्म्स को लाया गया। अंततः फिर हमने देखा कि दूसरा हमारे यहाँ पर आई, तो दूसरा जो हुआ बेसल नॉर्म्स आए 1998-99 में, इसमें 9% को रखा गया। और तीसरा यदि रखा गया तो उसको 10.5% को रखा गया, जो भारत सरकार ने इसको बदल करके लगभग 11.5% अपने आप में कर लिया था। भारत सरकार, इंडिया की बात करें तो इंडिया इसको ज़्यादा कर ली थी। क्लियर हो गई। तो ये जो होती है पूरी जो विश्व के बैंकों का जो रिस्क की बात होती है, ये रिस्क को कवर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासतौर स्विट्जरलैंड के बेसल में इस तरह के एक गोष्ठी हुआ था, समिट हुआ था कि ऐसे चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, और उसी को हम लोग बेसल नॉर्म्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हेडिंग में डालेंगे बेसल नॉर्म्स, या बेसल मानक हिंदी में होता है, बेसल मानक हो गया, बेसल मानक। तो बताओ इसमें हम जो रिस्क ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? कैसे ज़्यादा ले रहे हो? पहले ही से यदि आप कन्फर्म है कि इतना होगा तो आपके लिए जाना हुआ है ना, आप इसके लिए जागरूक है ना। तो जब आप किसी चीज़ों को जागरूक हैं तो आपके लिए ज़्यादा है या कम है? कम है। लेकिन अचानक यदि कोई घटना घट जाती है तो वो ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लिया जाए आपके यहाँ किसी प्रकार का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम हो रहा है, आप लेकर चल रहे हैं कि 50 व्यक्ति बढ़ेंगे, बाराती सराती 50 व्यक्ति बढ़ेंगे। आपने एस्टीमेट में 50 व्यक्ति को बढ़ा के बनाया है, ठीक है। मान लिया जाए 5 व्यक्ति बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ। लेकिन यदि गलती से आपने 50 को रिस्क लेकर नहीं चला था, आगे से माइंड में सेट था, सब लोगों ने कहा है कि 500 रहेंगे, जाति बाराती गुतिया नैया, है ना, 500 से ज़्यादा नहीं होगा। आपने 500 एस्टीमेट किया, लेकिन बाराती के दिन पता लगा कि 55 वो बढ़ गए। बताओ रिस्क घटा है, बढ़ा है? समझ आया। तो पहले से जब हम प्री प्लान करके रहते तो रिस्क हमारा क्या होती है, कम होता है, न्यूनतम रिस्क होता है। लेकिन यदि कोई प्लान नहीं होता तो रिस्क बड़ा होगा या छोटा? तो विश्व में भी बैंकों के लिए रिस्क जो ज़्यादा थी, हम लगातार लोन दे रहे थे और लोन नहीं आ रहा था। तो सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी पे बात हुई कि एक हम नियमावली के तहत चलेंगे, जहाँ पर हम रिस्क ले करके चलेंगे, इतना नहीं आएगा। और यदि नहीं आएगा तो उसमें हम जब पहले से तैयार हैं तो उसके लिए मैंने से हम कोई और कदम उठा के तैयार होंगे ना, कि हाथ गोड़ बांध करके बैठे होंगे। तो इसको लेकर के हमने बेसल नॉर्म्स की ओर आगे बढ़े, ठीक है। तो लिखेंगे बेसल मानक, पानी बोतल है मैम, बेसल मानक लिखेंगे।
स्विट्जरलैंड के शहर, स्विट्जरलैंड के शहर में बेसेल में क्या लिखे? हाँ, स्विट्जरलैंड के शहर बेसेल में 1980 में वैश्विक स्तर पर बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को, वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल, वैश्विक स्तर पर बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के संदर्भ में कुछ मानदंडों का निर्धारण किया गया, कुछ मानदंडों का निर्धारण किया गया, जिसे बेसेल मानक कहा जाता है, जिसे बेसेल मानक कहा जाता है, जिसे बेसेल मानक कहा जाता है। आगे 1980 में हुए इस सम्मेलन में, 1980 में हुए इस सम्मेलन में मुख्य रूप से बैंकों के लिए मानदंडों में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, हिंदी में लिख लीजिएगा, न्यूनतम पूंजी अपेक्षा, न्यूनतम पूंजी अपेक्षा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंग्लिश मीडियम में लिखवाए होंगे ये सब वर्ड, तथा डेबिट रिस्क का हिंदी होता है ऋण जोखिम। ऋण जोखिम, को बोतलें रख दीजिएगा खाली, आने जाने से परेशानी आपको नहीं हम चाहते, तथा ऋण जोखिम से संबंधित था। से संबंधित था। अगला पॉइंट, साल 2004 में, अच्छा रुको, सॉरी, पहला बेसेल नॉर्म ना देखेंगे। प्रथम बेसेल मानक, हाँ जी, प्रथम बेसेल मानक 1988 में लाया गया, 1988 में लाया गया, जहां रिस्क वेटेड एसेट, ये तो डब्ल्यू आप पूरा लिखे पड़ेगा अंग्रेजी, इसका हिंदी में नहीं करा पाऊंगा, RWA, रिस्क वेटेड एसेट 8% रखा गया था, 8% रखा गया था। अर्थात बैंक जो बाजार में, ऋण उपलब्ध कराएंगे, राइटिंग तो अच्छी है हिंदी में, ऋण उपलब्ध कराएंगे, उसका 8% या उस कुल का 8%,
वह जोखिम उठाएंगे। इसके अंतर्गत मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पर कार्य की गई, लेकिन मार्केट डिसिप्लिन और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पर काम की गई, लेकिन मार्केट डिसिप्लिन तथा सुपरवाइजरी रिव्यू रिकॉर्ड पर तथा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस या रिकॉर्ड पर कोई कार्य नहीं हुए, कोई कार्य नहीं हुए। अगला पॉइंट, भारत 1999 में बेसेल 1 को स्वीकार किया। भारत 1999 में बेसेल 1 को स्वीकार किया, ये सब याद होना चाहिए ना। बेसेल 1 को स्वीकार किया। कै साल पीछे हम हैं? सोचने वाली बात है ना। यदि हम भी उसी समय चलते तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ कन्धों से कन्धा मिलाकर चले होते। अब आज जो हमारा बैंक डेफिसिट का शिकार हुआ, लॉस हुआ, कहीं न कहीं ऐसे चुनौतियों से निकले होते, बचे होते, है ना। एक चुनौती बनी। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बेसेल 1 में मार्केट डिसिप्लिन तथा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस को असफलता हेतु या असफल होने के कारण अंततः बेसेल 2 का निर्माण किया गया, या बेसेल मानक 2 का निर्माण किया गया, जो 2002 में आया, लेकिन भारत ने इसे 2004 में स्वीकार किया। इसके अंतर्गत रिस्क वेटेड एसेट को 1% बढ़ाकर 9% कर दी गई। 1% बढ़ाकर 9% कर दी गई। 1% बढ़ाकर 9% कर दी गई। हो गया। तीसरा लिखेंगे, तीसरा बेसेल नॉर्म्स यानी मानक नंबर 3। अभी तक 3 ही आया है। तीसरे बेसेल नॉर्म्स या मानक
2010 में आया, जो 2008 के वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में घोषणा की गई थी, जो कोरोना जैसे महामारी के कारण यह अपने लक्ष्य के प्राप्ति में असफल रहा। बेसेल 3 के अंतर्गत बैंकों के जोखिम यानी रिस्क प्रबंधन तथा प्रणाली में सुधार किया गया। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट तथा प्रणाली यानी सिस्टम में इंप्रूव की गई। पारदर्शिता को बढ़ाया गया, पारदर्शिता को बढ़ाया गया। हो गया साहब? डू हैव एनी एरर, एनी क्वेश्चंस? बोलो जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब एक रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, BIS के नाम सुना है? BIS का नाम सुना है साहब? जी हाँ, ग्लोबल है बाबू। अभी तो हम इस पे चल ही रहे हैं साहब, क्या कीजिएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके सारे लक्ष्यों को हम 2024 से पहले फुलफिल कर लेंगे। और अब खैर बहुत हद तक देखा जाए तो पहले जितनी हमारी बैंकिंग जो थी डेफिसिट का शिकार हो रहा था, NPA का शिकार हो रहा था, और सबसे ज़्यादा भारत में यदि कोई NPA का शिकार बैंक था तो उस बैंक का नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान की सरकार की परिस्थिति में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी बैंक हमारा डेफिसिट या NPA का शिकार है नहीं। सारे का सारे बैंक जो हैं वो सरप्लस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, है ना। क्योंकि पहले क्या होती थी कि आप लोन लेते थे, हो सकता है पेपर फेंक देते थे, कभी ट्रस्ट के आधार पर, कभी इमोशंस के आधार पर, कभी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। बहुत अच्छी आपकी संपर्क रही है बैंक से, मैनेजर से, आदमी को लोन मिल जाता था। बाद में वो व्यक्ति फरार हो गए, अंत में उसको NPA का शिकार करना पड़ता था। लेकिन अब किसी भी प्रकार का बैंक भी रिस्क नहीं लेती है, और पहले की अपेक्षा अब नियमावली भी बदल गए हैं। क्लियर हो गया? जैसे पहले आदमी पैसा लेके भाग जाती थी, 1-2 बार गया, पता लगाने मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो ओ मस्तू छोड़ दिया गया। अब देखते होंगे कि यदि किसी ने ऋण लिया है, लोन लिया है, और यदि वो लोन किसी प्रकार का यदि डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कोई रिटर्निंग नहीं आ रही है, तो आप अक्सर देखते हो कि बैंक मैनेजर दरवाजे पर पहुँच जाता है। 2 से 3 बार जाता है, 3 बार के बाद चौथा बार जब आती है तो सीधे कोर्ट से वारंट करवा लेता है। अब कहता है कि इतना दिन में जमा कीजिए, नहीं तो चौखट के वाड़ी हम कवारना शुरू करेंगे। और अक्सर आप सुनते होंगे कि होता भी है ना। ऐसे आप लोग को भी हमने पढ़ाया होगा, मे बी अच्छा आगे भी ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। फिनेंशियल मार्केट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे। ट्रेजरी बिल पढ़ाया है आप लोगों को? आप लोगों ने नहीं पढ़ाया है? अच्छा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, ट्रेजरी बिल नहीं पढ़ाया है ना। तो फिनेंशियल मार्केट में उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग BIS क्या होता है, तो BIS होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ठीक है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, ये होता क्या है? देखिए BIS भी जो है ये आपका बेसल का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? बेसल का ही पार्ट है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इसका भी हेडक्वार्टर वहीं है जहाँ पर बेसल का है। मीनिंग क्लियर हो गई? और यह क्या करता है, इंटरनेशनल जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ भी रहे हैं, इंटरनेशनल बैंक के ही रिस्क को पढ़ रहे हैं, इसको सेटलमेंट करता है। यदि किसी प्रकार की मान लिया डिस्प्यूट है, बैंक से रिलेटेड कोई संभावनाएं आ रही है, चुनौतियां आ रही है, ये सारे चुनौतियों से निपटने हेतु उसी समय
बेसल में BIS जैसे संस्था भी काम किए। क्लियर हो गया? उसी के अंतर्गत ये सारे गतिविधि का अंजाम दिया जाता है। तो 2 लाइन में इसको लिख लीजिएगा, BIS है क्या? BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसमें लिखेंगे नंबर 1, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। पहला लाइन, जो 1930 में स्थापित हुआ था, जो 1930 में स्थापित हुआ था। 1930 क्या था, कोई याद है? इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ाया था, महामंदी आया था। वेरी गुड, ग्रेट डिप्रेशन याद आया? जो 1930 में स्थापना, 1930 में भारत में क्या चल रही थी बाबू लोग? गांधी जी का दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वही था ना। और 1930 से 1932 तक फिर आपने देखा 3 गोलमेज सम्मेलन चला, 3 टेबल कॉन्फ्रेंस भी चला, 30 चला, 31 चला और 32, जिसमें देश के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो सेकंड में पार्टिसिपेट किया, जिसमें महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू गई थी। तो एकमात्र यदि देखा जाए 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, उसमें सरोजनी नायडू जी गए थे। और वही जब गांधी जी गए थे तो वहाँ पर गांधी जी को बहुत सारे लोगों से कह सकते हैं डिसरेस्पेक्ट होना पड़ा। एक अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर, जमीन पर, भूभाग पर भारतीयों के द्वारा गांधी जी को अवमानना करना किया गया, डिसरेस्पेक्ट किया गया। और उसी में हम आप लोगों को मैं भी बताया था कि BR अम्बेडकर के अलावे भी एक व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, और बीकानेर का राजा था, राजा गंगा सिंह। कितने लोग सप्रू के नाम बोलते हैं, हम समझ रहे हैं, आप जवाब क्या दीजिएगा? आई नो, ठीक है, हमें पता है कि गूगल वाला जवाब मिलने वाला है आगे, ठीक है। तो राजा गंगा सिंह थे जिन्होंने गांधी जी को कहा कि आप हमारे रियासत पे बात करने वाले कौन हैं। अम्बेडकर जी ने कहा कि आप पिछड़ों की बात ही नहीं कर सकते, आप लोग स्वर्णों की पार्टी के आदमी हैं। जिन्ना जी ने कहा कि आप मुस्लिम की बात ही नहीं कर सकते, आप लोग तो हिंदूवादी की बात करते हैं, आप लोग हिंदुओं का नेता हैं। और इस तरह से गांधी जी को सबसे ज़्यादा कह सकते हैं डिसरेस्पेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय धरती यानी इंग्लैंड में होना पड़ा। और दुखी होकर, क्रोधित होकर के गांधी जी फिर दिल्ली आते हैं। और आने के बाद वही जब नेहरू जी पूछते हैं कि बापू क्या लाए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं लाया, हाथ नहीं लगी, खाली हाथ आया हूँ, मैं दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना चाहता हूँ। क्लियर हो गई? ये स्थिति बनी। चलिए, कोई हम हिस्ट्री थोड़े पढ़ा रहे हैं, कभी इस पर बात करेंगे, आगे बढ़ जाए। चलो भैया लिखो, क्या था बाबू? BIS क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। स्थापना कब हुआ? 1930। याद हो गया? पक्का? अच्छी बात है, आगे बढ़ो, फटाफट बढ़ते जाओ। तथा बासेल में स्थित है, ये भी क्लियर हो गया होगा। बासेल में सिचुएटेड है, अंग्रेजी बोलना पड़ता है क्योंकि हमारे पास एक अंग्रेजी हैं, अंग्रेजी भी हमारे पास बैठे हुए हैं। कहाँ पर है? बासेल में है। क्लियर हो गई? तो 3 तो याद हो गया। सबसे पहले है क्या? एक इंटरनेशनल बैंक है, दूसरा 1930 में स्थापना हुआ, तीसरा बासेल में है। अब बासेल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अब बासेल में क्या हुआ था? वैश्विक बैंकों का गोष्ठी हुआ था, सम्मेलन हुआ था कि विश्व के बैंक जितने भी ऋण ग्रस्तता से जूझ रहे हैं या चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, उनको कैसे बचाया जा सकता, जिससे कि केंद्रीय बैंक भी बच जाए, उस देश को दिवालिया होने से बचाया जाए। क्लियर हो गया? तो ये भी कहाँ हुआ था? बासेल में हुआ था। यानी दोनों को जोड़ के आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिए। अभी तो 3 ही हुआ है, आगे होगा। इसका भी एक पीरियड होता है। जैसे सोचिए, पहला 88 में आया, 99 में हमने स्वीकार किया, दूसरा 2 में आया, है ना। तो ऐसा होता है कि सारे राष्ट्र इसको स्वीकार तुरंत कर लें तब तो इसमें भी एक लंबा पीरियड दिया जाता है जिससे कि सबका विकास हो। लेकिन कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते हैं। 1988 में हमने स्वीकार नहीं किया क्योंकि भारत के साथ चुनौतियां भी रहा होगा। क्योंकि 1984 में आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का मृत्यु हुआ, मतलब कत्ल कर दिए गए। उसके बाद 88 में देखा होगा
कि हमारे यहाँ 89 में इलेक्शंस हुई, जो कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं बना, तो नहीं मेजोरिटी की सरकार बनने के कारण दो प्रधानमंत्री बने। फिर 1991 में आपने देखा कि इलेक्शन ही हो रही थी, इलेक्शन के कैंपेन में ही जा रहे थे जब राजीव गांधी जी का कत्ल हो जाता है। और फिर एक नया सरकार बनती है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, और उसमें देश की अर्थव्यवस्था तो आप सभी से आप लोग वाकिफ़ होंगे कि क्या हमारी इकोनॉमी का स्थिति बना हुआ था। और उस समय अंततः भारत ने उस पोजीशन में आया जब अंतर्राष्ट्रीय हमारे पर दबाव थी, और उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ हम अपने इकोनॉमिक्स में रिफॉर्म्स किए, बहुत सारे सुधारात्मक कदम को उठाए जो एलपीजी के रूप में जाना जाता है। और वहीं से कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्वर्ण युग का शुरुआत भी माना जाता है, क्योंकि हम लिबरल की ओर जब गए तो ग्लोबल इकोनॉमी में हम अपने आप को कहीं ना कहीं प्रवेश एक द्वार खोलने की कोशिश किए। जो एंट्री हमारा गेट जो थी, जो बहुत पहले से जो हमारा बंद था 1947 में आज़ाद होने के बाद, कहीं ना कहीं जो ओपन इकोनॉमी का जो हम रिफॉर्म की बात करते हैं, या हम कहते हैं कि हम एक ओपन इकोनॉमी का पार्ट हैं, इस चीज़ों को हम कह सकते हैं कि 1991 से ही सही और विस्तृत इसको रूप देखने को मिलता है। लेकिन स्थितियाँ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते गए, और उस प्रॉब्लम के आधार पर कहीं ना कहीं इस पर अनेक प्रकार के बाध्यता भी आई, बाधा भी बनती गई, और यही कारण हो सकता है कि हम बेसल नॉर्म्स को ऑन टाइम स्वीकार नहीं कर पाए। तो हमारे पास सामाजिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, आर्थिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और राजनीतिक भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। ऐसे सारे चुनौतियों के कारण हम कहीं ना कहीं ये सभी नियम जो थे, अंतर्राष्ट्रीय नियम जो थे, इसको हम स्वीकार करने में लेट किए हैं। इज ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत थकाते हो यार। हाँ लिखो ना भाई, दूसरा लाइन लिखो प्यार से। शुरू में, शुरू मतलब स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, शुरू में यह जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, शुरू में यह जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम तथा इंग्लैंड के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंग्लैंड के भुगतान संतुलन के असंतुलन को, भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंस यानी असंतुलन के असंतुलन को समायोजित करने का, समायोजित करने का एक एजेंसी के रूप में, समायोजित करने का एक एजेंसी के रूप में कार्य करता था। समायोजित करने के एक एजेंसी के रूप में काम करता था। इस समय मतलब वर्तमान में पश्चिमी यूरोप यानी वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, यूएसए, कनाडा तथा जापान, कनाडा तथा जापान के साथ या जापान के सभी केंद्रीय बैंक, जापान के सभी केंद्रीय बैंक इसके सदस्य राष्ट्र हैं या सदस्य हैं, इसके सदस्य हैं यानी मेंबर्स हैं। यहां तक कि आईएमएफ को सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक, आईएमएफ को सभी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मौद्रिक यानी मॉनेटरी व्यवहार यानी बिहेवियर के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पर अब यहां तक कि आईएमएफ को सभी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवहार के लिए जिम्मेवार या उत्तरदायी माना जाता है। पर अब भी यह प्रभावपूर्ण है। इसे केंद्रीय बैंकों का बैंक माना जाता है। यह अभी भी यह अब भी प्रभावपूर्ण है।
इसे केंद्रीय बैंकों का बैंक माना जाता है। इसे केंद्रीय बैंकों का बैंक माना जाता है। हो गया साहब? बोलो दादा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो फटाफट बोल दो, हम ओरल पूछ लूंगा आप लोग से। IMF अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, दोनों एक कैसे हो जाएगा? दोनों का पार्ट अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। BIS का फुल फॉर्म कॉपी बंद करो। BIS का फुल फॉर्म बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्थापना। मिस्टर मोबाइल बंद करो। कहाँ, क्यों स्थापना किया गया था? विश्व के कुछ ऐसे बैंकों को ये बैलेंस करता था, यदि उनके पास भुगतान संतुलन असंतुलित हो रहे थे तो उसे संतुलित कर रहा था। वो कौन कौन से देश थे? क्लियर हो गया? मतलब पूरा याद नहीं हुआ नाम, ये ना हुई मैटर। चलो भाई, अभी वर्तमान में क्या कर रहा है? वही काम कर रहे हैं, बल्कि विश्व के कुछ और जो देश हैं इसके साथ जुड़ गए हैं। यहां तक कि पहले इसमें अमेरिका नहीं था, है ना, अब अमेरिका भी इसमें जुड़ गया है, जापान भी इसमें जुड़ गया है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें एक वर्ड आया IMF, बच्चा का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आगे जब हम इंटरनेशनल पढ़ाएंगे तब बताऊंगा। देखो IMF और एक है वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली पता होनी चाहिए, एक IBRD का स्थापना हुआ था, और IBRD के अंतर्गत टोटल 5 संस्थान होते हैं। ठीक है, मिगा के नाम सुना होगा, IDA के नाम सुना होगा, नहीं सुने हो सब? तो टोटल इसके अंतर्गत 5 संस्था होती है, लेकिन नॉर्मली बच्चे 2 ही जानते हैं। ऐसे हम आगे पढ़ाऊंगा, जब हम इंटरनेशनल पढ़ाऊंगा संस्थान तब वहाँ बताऊंगा। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक, ये दोनों को कहा जाता है जुड़वा बहन। क्या बोला जाता है दोनों को? जुड़वा बहन। क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब भारत में जुड़वा बहन कौन है? भारत के कौन से जुड़वा शहर हैं? और सिकंदराबाद और हैदराबाद। ऐसे क्या देख रहे हैं? अब इसमें कौन कौन से देश जुड़वा देश हैं? देखो, तूने न छेड़ा होता न मैं यहाँ पर खेड़ा का आंदोलन किया होता। बार बार बोलता हूँ कि डेबिट करोगे तो मैं शुरू हो जाता हूँ। और कल तो आपने देखा, मैंने एक वीडियो भी दिया रात में, कितने लोग पूरा देख लिए? समय नहीं मिले, तुम लोग को नौकरी लेना होता तब वो तुम लोग को तो लग रहा है कि घर पे बैठे हमें ज्वाइनिंग आ जाएगा। सबको यही लग रहा है कि ज्वाइनिंग आ जाएगा। तो हमको क्या लीजिएगा? अभियान को क्या लीजिएगा? किसी को कुछ नहीं लीजिएगा। इसलिए अपनी गरिमा को, अपनी उत्तरदायी जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उसको थोड़ा सा मिलाइए। आखिर वो वीडियो किस लिए बनाया गया? आप ही के लिए बनाएगी, अभी तक देख नहीं पाए। और मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, एक एक बच्चे ने जितने प्रश्न डाले सारे जवाब दे दिए फटाफट। तो कहीं से भाई हम लेकर के क्लास आ रहा हूँ। अब आप लोग को टाइम नहीं मिला। सुबह से कितने बार व्हाट्सअप फेसबुक चला लिए होंगे, लेकिन वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं मिला, न मटेरियल तैयार करने के लिए मिला। इसलिए मैं PDF नहीं डाला और न डालूँगा, क्योंकि PDF भी कोई फ़ायदा का नहीं होता। तो वहीं पर डाला जाएगा जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। सबको नहीं दिया जाएगा। जो पढ़ भी नहीं करते उनको देख के क्या करना है? खाली स्टोर करना है कि मेरे पास इसका भी PDF है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हुआ था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हुआ था, उससे कितने मेंबर हैं, पुतिन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, वारंट तो कर दिया, कौन सी कानून के तहत वारंट हुआ, पूरी कानून व्यवस्था वहाँ पर बात की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे को क्या लीजिएगा? ऐसे भी सब लोग PhD कर रखे हैं, सब प्रोफेसर बनेगा। आगे बढ़ें। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई थी जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था। तो विश्व में आर्थिक स्थिति जो दयनीय हो गया था, इस दयनीय स्थिति को बाहर निकालने के लिए विश्व में 27 दिसंबर 1945 के वाशिंगटन DC, नाम सुना ही होगा। तो वाशिंगटन
डीसी में इसका निर्माण किया गया था। ये दोनों में अंतर है साहब, दोनों का यदि सदस्य देखिएगा तो बराबर होते हैं। एंडोरा जो है इसका भी 190वां सदस्य बना है। एंडोरा, इस पे भी वीडियो बना कर डाला हुआ। एंडोरा है कहाँ, कारण क्या हुआ कि एंडोरा अभी तक इसके सदस्य नहीं बना था, कोरोना का समय ही इसका सदस्य बना। इस पे भी वीडियो बना कर डाला हुआ है। अब कोरोना का समय में इस पे मैंने वीडियो बनाया था, कैसे क्या परिस्थितियां एंडोरा के सामने आ गई कि उसको IMF का सदस्य बनना पड़ा, क्योंकि कोई भी किसी का सदस्य नहीं बनता। आपको पता होना चाहिए यूरोपियन कंट्री है एंडोरा, और इसके यहाँ यूरोपियन का जो मेंबर होता है यूरोपियन यूनियन का, उसके यहाँ यूरो चलता है। ये भी वो अपने आप में स्पेशलाइज्ड है, जो अपने यहाँ यूरो को लाभ नहीं चलने देता है। सोचने वाली बात है। एकदम छोटा सा मुल्क है, एकदम छोटा सा, और उसके बावजूद भी यदि देखा जाए वेटिकन सिटी से थोड़ा सा बड़ा है, नहीं तो दुनिया का सबसे छोटा देश सही हो जाता। ठीक है, जैसे प्रूफ होता है वेटिकन सिटी से बड़ा है, इसलिए दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। सुने हो ना। तो ये जो है आखिर कारण क्या क्या बने कि ये 19 अभी देखा जाए तो कोरोना के समय अंततः इन्होंने इसका पार्ट बना। कारण क्या है इसे भी डिस्कस किया, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो इसका 190वां सदस्य बन गया एंडोरा, और इसका भी 190वां हो जाएगा, मतलब दोनों का बराबर हो रहे हैं। जो इसका बनेगा वही उसका बन जाता है। ये जो होता है साहब, ये हार्ड लोन देता है। सबसे पहली बात, हार्ड लोन देता है और केवल मेंबर कंट्री को ही देता है। मेंबर कंट्री, जो इसके मेंबर होंगे उसी को देगा, ये सबको नहीं देता है। लेकिन ये जो होता है मेंबर कंट्री को देता है, या कोई ऑब्जर्वर कंट्री होता है ऑब्जर्वर कंट्री को भी दे देता है। कोई किसी के लिए आगे बात करता है, जैसे पाकिस्तान के लिए मान लिया जाए कि चीन बात करे तो भी दे देगा। क्लियर हो गया। भारत जो होता है बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए बात करे तो भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतनी आसान नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ है कि एक सॉफ्ट लोन देता है। क्या देता है? सॉफ्ट लोन देता है। दोनों के अंतर इतना ही से समझ में आ गया होगा कि एक हार्ड लोन है, एक सॉफ्ट लोन है। क्लियर हो गई। दोनों का पॉलिसी वही है। और आप अक्सर देखेंगे कोई भी देश IMF के पास आसानी से लोन लेने नहीं जाता है जब तक कि उसकी स्थिति खराब ना हो जाए। मतलब जब आप दिवालिया के कगार पे आ गए, जब आपकी आर्थिक स्थिति एकदम संकुचन हो गई है, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आप अब कैरी आउट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे परिस्थिति में ही हम IMF का जाते हैं, IMF हमें लोन देता है। अदरवाइज ये सबको नहीं देता। अभी मान लीजिए आप सब काम कर रहे हैं और कहिए कि हमको लोन चाहिए, तो हो सकता है घुमा देगा आपको। क्लियर हो गया। या आपकी स्थिति जब देखेगा कि आपकी स्थिति एकदम भयावह बन गया है, तभी ये कहेगा कि ठीक है आई एम विथ यू एंड आई विल एलोकेट, बट हार्ड लोन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। क्लियर हो गई। तो दोनों में बहुत बड़ी अंतर है, उस पर हम लोग आगे डिस्कशंस करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इंडिया में। मनी की बात कर रहे थे, सॉरी मनी पे भी आए हैं नहीं ना। तो अब हम लोग इस बैंकिंग सिस्टम में देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम में हमें पढ़ना है कि भारत में पैसा कैसे कैसे छपती है। जैसे हमने बताया होगा कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हमारे यहाँ पैसा छपती है, बताया था ना सर। टोटल 200 करोड़ का हम रख लेते हैं, पहले रिजर्व रखते हैं। उसमें 115 करोड़ जो होती है हमारा लिक्विडिटी होता है, और 85 करोड़ जो होता है हमारा इंडियन फॉर्म ऑफ करेंसी होता है। ये तो याद होगा। पैसा छपती कहाँ कहाँ से, ये भी तो क्वेश्चन बनेगा ना। तो कभी कभी एक क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है और ये भी हम लोग लिख कर लेते हैं। अच्छा बाबू आप बताओ, 1 रुपया के नोट पर किसकी सिग्नेचर होगा? पढ़ाया हुआ होगा। हाँ बताइए, 1 रुपया के नोट पर किसकी सिग्नेचर होगा? वित्तीय, क्या वित्तीय? अभी कैवा वित्त आयोग का गठन हुआ है भारत में? आप ही बताओ, क्या नाम हुआ आपका? अमित शाह। बताएंगे अमित शाह कि अभी भारत में कोई मटरिंग नहीं, अभी भारत में कैवा वित्तीय आयोग का स्थापना हुआ है? 21वां। कै साल के लिए वित्त आयोग का गठन होता है? 5 साल के लिए। यदि 21 करेंगे तो 21 बचे 105। क्या देश की आज़ादी का 105 साल हो गया? ये तो सोचने वाली बात था, फ्लॉप कर गए यहीं पर। आप बताएंगे बाबू? नहीं बच्ची, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। चलो रश्मि बताओ, भारत में भी कैवा वित्तीय आयोग का स्थापना हुआ है? बगल में 16वां, यानी 16 25 80। देश की आज़ादी का 80 साल हो गया।
अभी तो हम 75 साल मना रहे हैं जी, अभी तो देश की आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं, है ना। अब आप 16 भी बोल दिए तो फिर हम 80 जोड़ेंगे सीधे। क्या नाम है? अरे आपका तो नाम जान रहे हैं। ये 15वां, अब हम नाम बता कर ही दे रहे हैं। 15वां वित्त आयोग हुआ, 15 × 5 = 75। बताइए 15वां वित्त आयोग कौन है? कौन बोले? इनके सिंह। आपके आवाज निकला, इधर हाथ दे रहे हैं, तो आप ही जवाब दीजिए कि पहला वित्त आयोग कौन था? इधर से बताइएगा, महिला फर्स्ट। के बताए? ए बताएगी पहला कौन थे? सोच रहे कि हम बचते जा रहे हैं, मेरे नज़रों से बचना बड़ा मुश्किल है। केसी नियोगी। डायरेक्ट सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? पूछा हुआ है। कितने बार जब भी पढ़ाए होंगे, कितने बार हम नंद किशोर सिंह के बताए थे कि 42% हर राज्यों का कंट्रीब्यूशन लेना था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बना, तो जैसे यूनियन टेरिटरी बना उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए सभी राज्यों से 1-1% काट लिया गया और राज्यों को 41% मिली, सभी 1-1% काट कर जम्मू कश्मीर को दे दिया गया। इसमें विवाद भी आपने देखा खूब चली। वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ओके, चलिए तो अब हम लिखते हैं भारत में मुद्रा प्रणाली। तो जो हम लोग मुद्रा प्रणाली तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि फिर से लिखवाना पड़ेगा? 200 करोड़ वाला कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं या लिखना पड़ेगा? पढ़ा, बोलिए। अच्छा तो ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में पूरा लिखवा दूंगा एक जगह, ठीक है। और उसके बाद भारत में कहाँ कहाँ पैसा छपते हैं इस पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। आप लोग के पास पैसा है, सिक्का है? बोलो, सिक्का तो सबके पास होगा, है ना। ये जो पैसा पे सिक्का पे रहता है, ये कहाँ से छपता है? मध्य प्रदेश से। हम बात कर रहे हैं क्वाइन का, ठीक है। नोएडा। कहाँ देखा रे? कने है? देखो देखो डकैत का, आंखों देखा हाल, एक डकैत को हमने पकड़ा है, ठीक है। सबके पास सिक्का होगा, देख लीजिएगा। सिक्का में होगा, ईयर रहेगा ना, जैसे मान लिया 2002 रहेगा, तो 2002 के नीचे हो सकता है कुछ हो नहीं रहे, तो कुछ हो नहीं रहेगा, नन रहेगा, ऐसे NONE, मतलब लिखल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसको समझ आना है बाबू की कि कलकत्ता से छपा है, ठीक है। लेकिन यदि ये आपको बिंदु दिख रहा है, पॉइंट कहते हैं, ये आपका नोएडा से आएगा। ये सिक्का कहाँ से छपेगा? नोएडा से छपेगा। एक और हमारा स्टार टाइप का होता है, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये स्टार है, ये कहाँ से आएगा? अच्छा, आज बता दो, अगला दिन पूछेंगे। तो हमारे यहाँ मुद्रा प्रणाली की बात हम करेंगे। तो भारत में मुद्रा प्रणाली की यदि हम बात करें, ऐसे डिस्कस किया हुआ है, मुद्रा प्रणाली की बात करें तो 1957 से ही इस विचारों को, इस नियमावली को हम अपने देश में लेकर चल रहे थे, लेकिन जाकर के भारत में पूरी तरह से पूर्ण रूप से लागू जो हुआ 1966 से लागू हुआ। और इसमें हमने देखा कि हम पहले 200 जो है हमारा वैल्यू है, इस वैल्यू को भी याद रखना है। और जो प्रणाली है कहलाता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत हमारी RBI जो होती है पैसा छापती है, और जो पैसा छापती है तो सबसे पहला 200 करोड़ रुपया ये रिजर्व रखती है। क्या रखती है? रिजर्व रखती है। मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा आप रुकेंगे। और 200 करोड़ में हमारा 185 कितना, सॉरी 115:85 होगा। तो 115 जो होगा ये हमारा फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होता है, फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यानी तरलता कहो, या वैसा कहो कि जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देता है। अब समझ आ गई? तो हो सकता है कि हम भारत की करेंसी को हम गोल्ड में बदल करके रखे हैं, भारतीय करेंसी को हम डॉलर में बदल के रखे हैं, भारतीय करेंसी को यदि देखा जाए तो हम पाउंड में बदल के रखे हैं, है ना। तो इस तरह से जो एक इंटरनेशनल वैल्यू अच्छा खासा देता है 115 करोड़ का हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 85 करोड़।
तो ये फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी होंगे, फॉर्म ऑफ इंडियन करेंसी, यानी भारतीय जो मुद्रा होती है भारतीय मुद्रा के रूप में होगा। और इस आधार पे बाबू ये क्वाइन भी हो सकता है और ये नोट भी हो सकता है। क्लियर हो गया। आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहे हैं, आपसे पूछेगा कि 50 के नोट पर कहाँ का चित्र बनाया गया है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई। तो थोड़ा आप लोग याद रख लीजिए, नयका जो नोट है, बताइए तो भारत के कौन सी नोट पर भारत के संसद भवन बनाया गया था? अच्छा बाबू तुम बताओ, नोट भारत में कब यानी बंद हुआ है? जल्दी में 500 1000 के नोट कब बंद हुआ है? चुप रहो ना, बंद कर दी। हाँ 2015 में हुआ था। गई थी कभी बैंक में, लाइन लगी थी? ना लगी। ओ याद आता है जब नवंबर आता है तो क्या था? 8 नवंबर 2016 को रात्रि के 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री आके बोले, भाइयों बहनों कल से आज के आधी रात से 1000 तथा 500 के सभी प्रचलित नोट बंद किए जा रहे हैं। पूरे देश में खलबली मच गई और जितना भी लोगों के पास नोट था वो सारे के सारे रात भर उस दिन गहना के दुकान खुला और इसमें भी रिकॉर्ड तोड़ गहना खरीदाया पटना के बोरिंग रोड में। अब देखा तुमको बात कैसे पता? अरुण जेटली के बारे में पता है? अच्छा अरुण जेटली की मूर्ति कहाँ लगी है बिहार में? एग्जाम में पूछेगा। देखिए महाशय लोगों को, यदि गलती से पूछ दे कि अरुण जेटली जी का मूर्ति बिहार में कहां पर लगाई गई है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। अरुण जेटली के बारे में मैं बता दूं, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूं, जो स्टडी किया है, यह ऐसा इंसान थे जहां पर इन्होंने अपने बेटा और बेटी को विदेश में जहां पर जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल में अपने घर के नौकर नौकरानी तथा ड्राइवर के बाल बच्चों को भी उसी में पढ़ाते थे। पूरे पढ़ाई के खर्च ये उठाते थे। अब आज वो नहीं हैं, उनकी देहांत हो गई, उसके बावजूद भी वो सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं और इनके परिवार अभी तक पैसा दे रही है। समझाया? तो बहुत सारे ऐसे हैं कर्मठ लोग जो समाज के लिए बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में आम जनता को पता नहीं है। ये भी बात होनी चाहिए। और बिहार में कंकड़बाग में क्या नाम है वो जगह का, पार्क उर्क है वहाँ पर, और कुछ जगह बताओ जो फेमस है, वहीं पर उनकी मूर्ति लगी है। मोइल हक स्टेडियम तो उधर हमारा नया टोला साइड में आ जाता है। कंकड़बाग की बात कर रहा हूँ, मैं जगह का नाम भुला रहा हूँ। और अभी आप देखा होगा कि गांधी टावर भी बने हुए हैं पटना में, गांधी टावर भी बने हैं। कितने लोगों को पता है कहाँ है बना है गांधी टावर? तुम लोग मतलब बीपीएससी को ही चकमा दे दोगे। हड़बड़ाओ नहीं, बीपीएससी चकमा कैसे देगा? जा करके आज पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर में तो पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है? तो आज जाके पढ़ना है कि बिहार में गांधी टावर कहाँ बना है, कितना एरिया में बन रहा है, कितना कॉस्ट खर्चा हुआ, बनाने के कारण क्या हुए, इससे फायदा क्या होगा, इसको जाकर के आप लोगों को पढ़ना है। गांधी टावर इन बिहार पटना में ही बन रहा है। नहीं भाई, अब आप सब हम बता देंगे तो आप पढ़ोगे क्या? इसे जाकर के पढ़ो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ये सब न्यूज़पेपर में भी बहुत कम आते हैं, क्वेश्चन दाग दिए जाते हैं। तो जाकर के पढ़िएगा कि गांधी टावर कहाँ है। अब आगे बढ़ें तो चलिए लिखेंगे, फटाफट लिखा जाए, देर नहीं हम करेंगे, फटाफट लिखवाएंगे आज। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? भारत में मुद्रा प्रणाली। लिखेंगे भारत में न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत, भारत में न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत, रट जाना है, यही पूछेगा कि आरबीआई किस प्रणाली के तहत पैसा छापती है। क्या नाम रहेगा? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली या आरक्षित प्रणाली। आरक्षित आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा, रिजर्व का हिंदी आरक्षित होता है ना। आरक्षित प्रणाली के तहत
मुद्रा निर्गमन करती है या मुद्रा की छपाई करती है, मुद्रा की छपाई करती है। यह नोट निर्गमन की विधि, यह नोट निर्गमन की विधि 1957 से प्रचलन में है। नोट निर्गमन की विधि 1957 से प्रचलन में है, लेकिन आरबीआई 1966 में, लेकिन आरबीआई 1966 में इसे स्वीकार किया, इसे स्वीकार किया। और वर्तमान में नोट जारी करने हेतु इस प्रणाली को आधार बनाया, करने हेतु इस प्रणाली को आधार बनाया। अगला पॉइंट, इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रचलन विभाग के पास, प्रचलन विभाग के पास स्वर्ण मुद्रा एवं विदेशी, स्वर्ण मुद्रा एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर, स्वर्ण मुद्रा व विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी समय 200 करोड़, किसी समय 200 करोड़, किसी समय 200 करोड़ के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए। जी साहब, कम नहीं होना चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य, इनमें स्वर्ण का मूल्य, धातु तथा मुद्रा मिलाकर, धातु तथा मुद्रा मिलाकर 115 करोड़ से, मुद्रा मिलाकर 115 करोड़ से कम नहीं, 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक हिंदी मीडियम को बच्ची गायब है ना, हिंदी मीडियम आती है ना, चश्मा कैमूर, हाँ कहाँ है, अटेंडेंस याद रखना है मैम, एटीट्यूड में है। अच्छा, हम एटीट्यूड बाहर कर देंगे। क्लास फर्स्ट क्लास लेके वही बाहर चली गई हैं, उसके बाद आपका करीब हम क्लास जा रहे हैं, हम क्लास नहीं करना है। क्यों? तो बोली सर घूम रहा था, रोज घूमता है, तो आप पहले इलाज करवाइए फिर क्लास आइए। लेकिन इस बैच से बच्चों ने बहुत जो है एकदम इनएक्टिव मुद्रा में रहते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, हम अपनी जो ऑब्जर्व करते हैं वही कहीं रखते हैं, तो मैंने डायरेक्ट परसों ही बातों को रख दिया। तो बोले कि सर अभी तो उन लोगों को ट्रेनिंग होने वाला ना, लबसना जाना है, उसमें गिरवर सर का भी नाम है, पता होनी चाहिए। बिहार के 12 IAS जो जा रहे हैं अभी ट्रेनिंग में फिर से जा रहे हैं। खासतौर पे सामाजिक आर्थिक जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे बिहार में शराबबंदी हो गया, तो शराबबंदी में भी 70% लोगों ने बिहार के कह रहे हैं कि नहीं शराबबंदी सही है, और 30% कहते हैं ना शराबबंदी तो फालतू है, नीतीश कुमार को चालू कर देना चाहिए। तो ये जो अभी भी 30% हैं, तो इस पर क्या वैसे किया जाए कि जो कि 30% भी इसमें सकारात्मक आ जाए। जो कि परसों का रिपोर्ट है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिला, शराब पीने से ज़्यादा राजस्व सरकार को मिला। क्यों? क्योंकि एक साल में बिहार के बॉर्डर पर 18,000 लोग शराब की कारोबार करते हुए पकड़े गए। तो पकड़ाए तो नोटें दिए होंगे ना, छूटे में दिए या नहीं दिए, तो सरकार को फायदा हुआ। समाज में भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आई है। तो इसको लेकर के तो अभी बिहार के 12 IAS को, खासतौर पर जो वरीय IAS हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनके नाम जो है आगे बढ़ाए। सभी 2 तारीख को, 2 अप्रैल को ये सभी चल जाएंगे लबसना, लाल बहादुर शास्त्री। इन लोगों को ट्रेनिंग है, लगभग 15 दिन की इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगी। तो ये सभी 12
तो कहें कि उधर से आते हैं। अब आप लोग को एक न्यूज़ बता दूं, सब लोग को पता है कि नहीं, नहीं है इन्फॉर्मेशन? 16 अप्रैल वाला, 16 अप्रैल को हम लोग का एक टूर है राजगीर का, पहले सुन लीजिए, उसमें सर भी रहेंगे। 16 अप्रैल को एक टूर राजगीर का तय किया गया है, ठीक है। उसमें 1000 रुपया स्टूडेंट को रखा गया है। हाँ, लेकिन आपको 1000 नहीं देना है, पहले सुनिए तो। 50% इंस्टीट्यूट वहन करेगी। आपको देना कितना पड़ा अब? 500। 1000 रुपया रखा गया है, 500 रुपया ही बच्चे को देना है, 500 रुपया इंस्टीट्यूट देगी। इंस्टीट्यूट के और राजगीर जितने भी ऐतिहासिक जगह हैं सब उधर से घूमते हुए हम लोग शाम में आएंगे। और 16 तारीख रविवार पड़ रहा है, खाना उना का भी प्रबंध रहेगा, सारा चीज़ मैंने सा टूर है तो अच्छे ही रहेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग भी रहेंगे, स्टाफ भी रहेंगे और सर भी रहेंगे, ठीक है। मेंटरशिप में आपके IAS सर भी रहेंगे, फैकल्टीज भी रहेंगे। इतिहास, राजनीति, कल्चर, समाज, सब पे बातें चलेगी भर रास्ता। हाँ, बड़ा वाला 2-3 को गाड़ी रहेंगे। और उसके बाद हम लोग जुगाड़ू कर रहे हैं कुछ कि हारमोनिया और तबला की भी व्यवस्था अपना रखें, ठीक है। जहाँ पर, हाँ, मैं पियानो बजाता ही हूँ, तबला, हारमोनिया, ये सब। भाई मैं कोई ऐसा फील्ड नहीं है। ऐसी एक बार की बात है कि कोरोना में एक बंदा बोला, हम टेम्पू पे बैठे, शुरुए नहीं कर रहा है, हम कहे यार जल्दी चलो, तो अब भरेगा तब ना। उतर के गया, उधर सवारी लावे, मार चालू करके भाग गए। अब उधर से चिल्लाने लगा, ए भाई जी, ए भाई जी। 20 मीटर 25 मीटर आगे बढ़ कर रोके, हम कहे चलबे की ना, तो बोला हाँ चलेंगे। तो चल, ना तो हमारा गाड़ी चलावे, अब टेम्पू चलावे आता है। ये मत सोचना कि हमारा टेम्पू ना आता है, क्योंकि हम ट्रकों चलाते हैं। हमारे दरवाजा पे एक बार गिट्टी गिरा रहा था ट्रक, और बीचे दरवाजा लगा, डस्ट आ रही थी, हल्ला कर रहे हैं, कोई नहीं था। तो अच्छा देखे कि ट्रक के ड्राइवर जो है लोटा लेके कहीं निकल गया था, समझ गए होंगे, ठीक है। देखे तो चाबी लगल था, मारे तुरंत शुरू किए और जाकर उधर खेत में खड़ा कर दिए। उधर से आ रहा था, हमारे ट्रक ही नहीं है, हम कि जो उधर खड़ा हो खेत में। तो हम 1 नंबर के ड्राइवर भी हैं साहब, कोई क्षेत्र नहीं छोड़े हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर आत्मा की शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे हर क्षेत्र में अपने आप को बनाए रखिए। तो आप लोग के लिए एक मैसेज मिल गया नहीं, अभी तक आया है, पता चला है ना। जल्दी में आप लोगों को सूचना मिलेगी। हमें तो लगा कि सूचना आ गई होगी, ऐसे ऑफिशियली सूचना देना था। चलिए, आपको मिलेगा, अनाउंस कर देना है। तो कितने लोग रेडी हैं? या संडे है, रविवार है, 16 अप्रैल। क्या इसमें भी देरी? अच्छा, अभी का डिमांड था, तेरी के जय हो। तो ये में कौन कौन रेडी है? तो नहीं, हाथ तो उठा दीजिए, हम भी जान जाएं। हाथ नहीं उठ रहा है, तो करे कि रेडी भी है, हाथों नहीं उठ रहा है वो भी नहीं उठा रहे हैं। क्या? तो उसमें वही रखा गया 1000। तो फिर हुई कि नहीं 1000? ऐसा है कि 1000 नहीं, 500 इंस्टीट्यूट दे देगा और 500 बच्चा से लिया जाए। इंग्लिश मीडियम बैच में भी आप ही बता दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए आज बता ही दिए। लेकिन आप लोग से मेरा गुजारिश है, आप लोग इसमें ज़्यादा सारे के सारे हमें लगता है ग्रेजुएट हैं, 1-2 छोड़ के। आप ग्रेजुएट नहीं है? अच्छा ठीक है, बस जल्दी में तुम्हारे से डिग्री आने वाला है, मुझे पता है, ठीक है। तुम्हारा इस साल डिग्री आने वाला है। मगध यूनिवर्सिटी और PPU जो है, अभी नए राज्यपाल आ गए हैं, पता होनी चाहिए कि BA पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, और अगस्त से पहले हो सकता है कि आपको 3-3 महीना में एग्ज़ाम हो जाए। एकदम प्रेशर में आपके एग्ज़ाम लेगा, पास तो कर ही देगा। लीग लोढ़ा पड़पतल सब आपकी पास हो जाएंगे, क्योंकि सेशन को लाना है। तो अभी आपका जो बिहार के भी राज्यपाल हैं, बड़ा एकदम एक्टिव हैं। अभी देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार को इन्होंने नौकरी खा गए। JP यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कहें कि जल्दी हट, तुम्हारे ज़रूरत नहीं, तू 1 नंबर घूसखोर है। तो एकदम अभी फॉर्म में है। लालजी टंडन से भी कम नहीं है। लालजी टंडन थे ना, जब बिहार का शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर चले गए, तो लालजी टंडन के ही स्टाइल में वो नया राज्यपाल भी आ गए हैं, ठीक है। अरे और ख़तरनाक है, आते ही पहले यूनिवर्सिटी की यात्रा कर, पूर्णिया की यात्रा कर लिए हैं, रोज़ यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सुधर जाइए, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको 6 महीना के अंदर, 1 साल में आपको 3 साल का परीक्षा हो जाएगा। भैया राज्यपाल जो होते हैं, राज्य के विश्वविद्यालय के एक्स ऑफिसियो चांसलर होते हैं। बात हो गया ख़त्म, अब आगे बढ़ते हैं।
उसके लिए क्या बना है, उसके लिए बोर्ड बना है, काउंसिल बना है। क्या या तू गजब की बात करते हो भाई, तुम्हारा एकदम पिछड़ा हुआ दिमाग रहता है कभी कभी। काहे के क्लियर करना है? अरे भैया जो जॉब देती है, जॉब कौन देती है? सरकार देती है। तो सरकार के चुनाव जो होता है, जैसे हम लोग, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, पॉलिटी में आपने देखा होगा, कहा जाता है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल के प्रति लोकसभा जो होता है जिम्मेवार होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सरकार लोकसभा से चलती है, ना कि राज्यसभा से चलती है। लोकसभा का एबोलिश किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। क्या राज्यसभा को भंग कीजिएगा? नहीं ना। यानी पूरा के पूरा जिम्मेवारियां होती है हमारे लोकसभा के। उसी पर है राज्यों का विधानसभा आपकी सरकार देगी। तो राज्यपाल आपकी सरकार नहीं है, राज्यसभा, ये जो राज्यपाल जो आपके व्यवस्थापक हैं, समझ में आया? वो व्यवस्था करेंगे, उनको केवल आपको बताना है। हाँ, किसी प्रकार के इशू होती है और वो यदि कानून व्यवस्था से संबंधित, तो वैसे परिस्थिति में राज्यों के राज्यपाल, ऐसे तो प्रोविजन नहीं है। जैसे आर्टिकल 143 के तहत देखा होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या लेते हैं? सलाह। कौन से आर्टिकल? 143। एक दिन तुम लोग से जम के पूछेंगे हम आर्टिकल का पाठ, एकदम पसीना पसीना छोड़ा देंगे। अब देखिए, बोले पहले ही बोले कि नहीं पढ़े हैं। चलो आगे लिखा जाए। क्या लिखे? अब नहीं लिखना है, आगे लिखना है। तो 115 करोड़ क्या लिखे आपने? कम नहीं होना चाहिए। आगे लिखेंगे। तो इस प्रणाली को हम आज भी लेकर चल रहे हैं, लिख लिया था। अब आगे लिखेंगे, भारत में प्रतिभूति मुद्रण के संस्थान कौन कौन है? नाम कर लिखाऊंगा। हाँ बाबू। अच्छा, तथा 85 करोड़ लिख लो भैया, लड़ रहा है। तथा 85 करोड़ भारतीय मुद्रा, तथा 85 करोड़ भारतीय मुद्रा के रूप में होंगे। अब भारतीय मुद्रा के रूप में क्या होगा? नोट होगा या करेंसी? हाँ, कॉइन होगा। क्लियर? अब आगे लिखेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, भारत में प्रतिभूति। भारत में प्रतिभूति मतलब एक्सचेंज ना, क्या होगा? प्रतिभूति कहेंगे। अब हिंदी शुद्ध यही होगा। भारत में प्रतिभूति मुद्रण संस्थान कहां कहां छपती है? शॉर्ट में लिखवा दूं, केवल आपको याद करना है, गलती से पूछ दे तो याद करना है। तो पहला लिखिएगा इंडिया में, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। पहला क्या है? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। ये लिखना पड़ेगा, याद करना होगा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है कहां? एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लिख लीजिएगा नासिक। नासिक, नासिक कहां है साहब? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का नागपुर किस लिए फेमस है? संतरे के लिए। और महाराष्ट्र किस लिए फेमस है? काली मिट्टी के लिए। ठीक है, प्याज भी होता है, अंगूर भी होता है। अब तुमको मिल गया तो क्या इसका मतलब? अब हमारे बिहार के देव में भी अंगूर और सेव की खेती हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि औरंगाबाद में होता है? आगे चलते हैं। देखो भाई, नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। यू आर रॉन्ग। अब आप दूसरे को गलत साबित करने में लगे हो, इधर हम सही गलत करने के लिए खड़े हैं। आगे चलें। महाराष्ट्र में है ना, इसमें लिखिए क्या क्या होता है। लिखेंगे डाक संबंधी लेखन सामग्री। यहां पर क्या क्या होती है? डाक संबंधी यानी पोस्टल रिलेटेड, डाक संबंधी लेखन सामग्री यानी पेपर्स, डाक एवं डाक के भिन्न भिन्न टिकट। टिकट समझते हैं ना? टिकट, अदालती एवं गैर अदालती स्टाम्प। और नोटरी में जाते हैं को टिकट सटता है ना, अदालती एवं नन अदालती। नन मतलब हिंदी क्या होगा? गैर। गैर अदालती स्टाम्प, बैंक के चेक, बॉन्ड पेपर, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या पेपर्स, राष्ट्रीय बचत पेपर,
पोस्टल ऑर्डर, राष्ट्रीय बचत प्रपत्र, फिर क्या लिखे, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, मैं ओरल बोल देता हूं, लिख लो, इंदिरा विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, किसान पत्र के अतिरिक्त राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिसको अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा वित्तीय निगम आदि के प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। प्रतिभूति पत्रों की छपाई होती है। क्लियर हो गया? यानी नासिक में नोट नहीं छपती है, अब तो समझ में आ गया। क्लियर? बल्कि पेपर का जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ये होता है। आगे बढ़ जाएं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद लिखेंगे इसमें। हैदराबाद कहाँ है, कौन सी राज्य में है? तमिलनाडु। वही तो, आंध्र प्रदेश की राजधानी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आंध्र प्रदेश की राजधानियां तीन हो गए, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी अब क्या हो गई? हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश के 3 राजधानी। और तेलंगाना में कितने उप मुख्यमंत्री? हाँ जी है, 5 उप मुख्यमंत्री। गजब का एक राज्य है। चलिए आगे बढ़िएगा। लिखेंगे इसमें डाक लेखन सामग्री की मांग पूरा करने तथा पूरे देश को केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग करने के लिए 1982 में स्थापित हुआ। यस सर। मांग को पूरा करने के लिए 1982 में स्थापित हुआ। आगे फिर हम लोग नासिक के बारे में पढ़ेंगे। करेंसी प्रेस नोट अगला नाम है। करेंसी प्रेस नोट, करेंसी प्रेस नोट, ये भी हमारा नासिक में ही है, महाराष्ट्र। यहां पर नोट छपती है, कौन कौन से लिखेंगे? 10, 50, 100 और 500। एनओटी नोट 10, 50, 500। यहां पर 10, 50, हाँ 100 भी है। 10, 50, 100 और 500 के नोट यहीं से छपते। तो लिखेंगे 10, 50, 100 तथा 500 के बैंक नोट छपती है तथा पूर्ति होती है। एक है बैंक नोट प्रेस देवास, बैंक प्रेस नोट देवास। देवास कहाँ है साहब? मध्य प्रदेश। सारा चीज में सबका यूपीए नजर आता है।
तथा पूर्ति होती है, तथा पूर्ति होती है। तो क्या हम लोग कर रहे थे? देवास। देवास में कौन कौन नोट छपते हैं लिख लेंगे। 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। ऐसे आप लोग हंस रहे हो भैया, गलती क्या बोला मैंने? 20, 50 ऐसे लिखेंगे, 20, 50, 100, 500। अच्छा 200 छूट गया, पहले 200, 500, ठीक। अच्छा वो उससे भी बात करें तो लिख लो भाई, मतलब इससे प्रूफ होता है तुम मोटका नोट रखते हो अपने पास, कभी भी डिमोनेटाइजेशन मोदी जी। हाँ जी 2000। अरे क्या बात है, इससे लिख रहे हैं तो बुल्लू लिखा रहे हो, उंगली से करें तो हरा लिखा रहा है। वाह, समझ में आया? यानी सोचा जाए तो लगभग भारत में सारा नोट कहाँ से छपता है? सारा नोटे हो गया। 20, 50 मैम देख लीजिएगा। सर 5 रुपया, 10 रुपया। हाँ ये वाला के अभी कोई चर्चा नहीं मिली है, कोई अंतर नहीं है। 1 रुपया 5 थोड़े उस पर लिखा था कि देवास छप क्या रहे, नोट पे देखते हो, क्वाइन पे ना पकड़ते हैं, नोट पे तो ऐसा नहीं ना है, थोड़े लिखता है कि देवास है। चलिए आगे लिखते हैं। ये साहब पैसा हमारी देवास से छपती है, हो गया। तथा स्याही का कारखाना भी वहीं है। हाँ ये जो नोट का जो स्याही होता है ना, इंक, वो भी यहीं पर है। ओहो बेचारा परेशान है लड़का। आगे लिखेंगे, एक है सिक्योरिटी प्रेस पेपर मिल होशंगाबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, यह है आपका होशंगाबाद, होशंगाबाद। ये भी मध्य प्रदेश में ही होगा, ये तो सुने होंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। यहाँ पर क्या क्या होती है इसको भी लिख लिया जाए, थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें। बैंक ऑफ करेंसी नोट के कागज, बैंक ऑफ करेंसी नोट के कागज तथा नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, तथा नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, नन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन, में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन के लिए, कागज का उत्पादन के लिए 1967-68 में इस मिल की शुरुआत हुई। कागज के उत्पादन के लिए, प्रयोग होने वाले कागज के उत्पादन के लिए इसे 1967-68 में इस मिल का शुरुआत हुई। हो गया। एक और है हमारा पश्चिम बंगाल में एक जगह है शाहबन्नी, और मैसूर कर्नाटक में आरबीआई जो होती है वहाँ पर नोट मुद्रा लिमिटेड एक उसके अंतर्गत काम होती है। जो अत्याधुनिक जितने भी नोट छप रहे हैं आज के डेट में, जैसे आप सुनते होंगे कि किसी के वर्षी पर सब जो छपाई होती है, स्पेशल नोट जो आम जनता के पास बहुत कम आती है, सुनते हैं ना, तो जो स्पेशल नोट होती है ये सभी 2 जगह भारत में छपते हैं। तो आगे नोट करके लिख लीजिएगा, एनओटी नोट। हाँ एनओटी नोट, नोट का मतलब टिप्पणी कर रहे हैं, वो गांधी जी वाला नोट की नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए माइंड में कन्फर्म हो जाइएगा। लिखेंगे शाहबन्नी पश्चिम बंगाल, शाह प्लस बन्नी, शाहबन्नी जगह के नाम है, इसे हमको देख रहा है। शाहबन्नी ब्रैकेट में वेस्ट बंगाल तथा मैसूर कर्नाटक के आरबीआई नोट प्रेस लिमिटेड, के आरबीआई प्रेस या आरबीआई मुद्रा लिमिटेड, इन दोनों जगहों पर, इन दोनों जगहों पर 2 नए एवं 2 नए एवं
अत्याधुनिक करेंसी नोट छापे जाते हैं। अत्याधुनिक करेंसी नोट छापे जाते हैं। यहां आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। नोटे में एक नोट नंबर अगला लिखिएगा। आरबीआई ने नोट नंबर नेक्स्ट नोट करके लिखते जाइएगा। आरबीआई ने 4 मार्च 2015 को एक्चुअली पता होनी चाहिए कि 1994 में हमारे यहाँ 1 रुपया के नोट, 2 रुपया के नोट, 5 रुपया का नोट छपाई बंद हो गया था। कारण थे कि इसका वैल्यू होता है 1 रुपया, ठीक है, और इसका जो 1 रुपया का नोट ही छापने में इसका कॉस्ट पड़ जाता था 3 रुपया। तो बताइए सरकार को फायदा या नुकसान? तो सरकार ने कहा कि पैसा मत छापो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया का नोट मत छापिए, क्योंकि पता लग रहा है कि 1 रुपया का नोट है वो 8 रुपया पड़ जा रहा है उसका वैल्यू, मतलब छपाने का कॉस्ट। तो फायदा कुछ है? क्या बोले? ना नया नया भी छपती है, ऐसा नहीं है, नया नया भी छपती है। कह रही हूँ कि सब पागल मास्टर है। नहीं जाते हैं फिर ही हम कहते हैं कि चलो आप हमें बेस्ट हमारी प्रेजेंटेशन लगेगा, अवार्ड दो, नहीं लगेगा मत देना, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 2015 को 1 रुपया का नोट पुनर्प्रचलन में लाने की घोषणा की। 1 रुपया का, अरे रीसर्कुलेट इंग्लिश में होता है, 1 रुपया का नोट पुनर्प्रचलन में लाने की घोषणा की। इसके लिए द क्वाइनेज एक्ट 2011, द क्वाइनेज एक्ट 2011 पास कराया गया। 2011 पास कराया गया, जिसके माध्यम से नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई। में द क्वाइनेज एक्ट पारित कराया गया और इसके माध्यम से नोट की प्रिंटिंग शुरू हुई, जो 1993-94 में, जो 1993-94 में प्रिंटिंग बंद हो चुका था। कितना डेप्थ पूछेगा एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट, जो 1993-94 में प्रिंटिंग बंद हो गया था। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, 20 वर्ष के बाद 1 रुपया का नोट का परिचालन किया गया। इसी तरह 2 रुपया तथा 5 रुपया के नोट का प्रिंटिंग भी, इसी तरह 2 रुपया तथा 5 रुपया के नोट के प्रिंटिंग भी 1995 में बंद कर दी गई थी। इसी तरह 2 रुपया तथा 5 रुपया के नोट की प्रिंटिंग भी बंद कर दी गई थी। 1995 में बंद कर दी गई थी, जो अब पुनः शुरुआत की गई है। पुनः शुरुआत की गई है। क्या आगे प्रोसीड करें या रोक दें? नहीं। तो साहब